हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आपका स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे चैनल पे। सभी को पता है, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे आप, कि सभी को पता है, क्या पता है सभी को कि इकोनॉमिक सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। आप इनका भी भरपूर प्रयोग करिए। हमने कल मनी मार्केट किया था, फाइनेंशियल मार्केट टॉपिक जो वाइट टॉपिक है वो चल रहा है। आज हम कैपिटल मार्केट ले रहे हैं। ठीक है, शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, कैपिटल मार्केट इज़ द मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म फंड्स, यानी कि लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए कैपिटल मार्केट होता है। बोथ इक्विटी एंड डेट आर रेज्ड विद इन एंड आउटसाइड द कंट्री, सभी को पता है। ठीक है, इट इज़ अ मार्केट वेयर बायर्स एंड सेलर्स इंगेज इन द ट्रेड ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ लाइक बॉन्ड स्टॉक्स। ठीक है, यही एक ऐसी मार्केट जहाँ बायर्स और सेलर्स होते हैं, यानी कोई खरीद रहा होगा, कोई बेच रहा होगा। ठीक है, द बाइंग सेलिंग इज अंडरटेकन बाय द पार्टिसिपेंट सच एज इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशन। इसमें इंस्टीट्यूशंस भी रहते हैं पार्टी, और इंडिविजुअल भी हो सकता है, यानी कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, और पार्टी तो यानी इंडिविजुअल तो रहता ही रहता है। ठीक है, कैपिटल मार्केट हेल्प्स चैनलाइज सरप्लस फंड्स फ्रॉम द सेवर्स टू द इंस्टीट्यूशंस विच देन इन्वेस्ट देम इनटू प्रोडक्टिव यूज। देखिए क्या होता है यहाँ पे कैपिटल मार्केट में, जितना भी सरप्लस फंड है ना, उसको क्या करते हैं, इंस्टीट्यूशन जगह जगह इन्वेस्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए बैंकिंग कोई इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, वहाँ पे आपने एक तरह से उनको अपना पैसा दिया हुआ है, वो जगह जगह इन्वेस्ट करते हैं, फिर उससे जो रिटर्न्स आते हैं उसी के बेसिस पे आपको वही इंटरेस्ट मिलता है। आपको बैंक में रखने का पैसा क्या मतलब है उसका, आप घर पर भी तो रख सकते हैं, लेकिन आपको पता है उसके कुछ रिटर्न्स होते हैं, इस वजह से हम पैसा रखते हैं। सिक्योरिटी तो है ही, एक फैक्टर सिक्योरिटी का तो है ही, दूसरा ये भी है कि हमें बदले में अच्छे रिटर्न्स भी मिलते हैं, कुछ बढ़कर मिलता है, तभी ऐसा हम करते हैं। तो आगे जानते हैं, तो कैपिटल मार्केट कंसिस्ट ऑफ क्या क्या, किस चीज़ की क्या क्या इसमें होता है वो जानते हैं। प्राइमरी मार्केट्स एंड सेकेंडरी मार्केट, टू टाइप्स की इसमें भी फर्दर डिवीजन हो गया है। कैपिटल मार्केट समझिए, कैपिटल मार्केट उसके दो एरोज कर दीजिए, प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट, दो में डिवीजन हो गया। ठीक है, प्राइमरी मार्केट डील्स विद द ट्रेड ऑफ न्यू इश्यूज ऑफ स्टॉक्स एंड अदर सिक्योरिटीज, वाइल सेकेंडरी मार्केट डील्स विद द एक्सचेंज ऑफ एग्जिस्टिंग और प्रीवियसली इश्यूड सिक्योरिटीज। तो प्राइमरी मार्केट में क्या होता है, जो न्यू न्यू इश्यूज आ रहे हैं, यानी न्यू न्यू स्टॉक्स आ रहे हैं, ठीक है, और जो अदर सिक्योरिटीज़ है उनमें डील करता है। लेकिन सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है, क्या एक्सचेंज होता है वहाँ पे, या तो एग्जिस्टिंग रहता है, या पहले की जो सिक्योरिटीज़ होती हैं, प्रीवियसली इश्यूड सिक्योरिटीज़, इसमें वर्ड लिखा हुआ है, तो उनसे ये डील करता है। अनदर इंपॉर्टेंट डिवीजन इज इन द कैपिटल मार्केट इज मेड बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ सिक्योरिटी ट्रेडेड। जैसे कि मान लीजिए आपका स्टॉक मार्केट है, बॉन्ड मार्केट है, ये सारी चीज़ें। ओके, थोड़ा सा डिफरेंस जान लेते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट में। तो प्राइमरी मार्केट आर दोज वेयर फ्रेश कैपिटल और फंड्स आर रेज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। आपने एक वर्ड सुना होगा, जो भी स्टॉक में खेलते हैं, एक वर्ड आता है IPO। इसका क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर। ठीक है, पब्लिक ऑफर। ठीक है, ऑल्सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द न्यू इशू मार्केट, यानी नए नए इसमें स्टॉक्स आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें। इट इज़ ऑल्सो called the new issue market. Individuals, financial institutions, mutual funds and insurance company can subscribe to new issue of a company. Prior permission from SEBI is required for bringing an IPO। यानी कि जो आपका SEBI है, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यहाँ पे ये रेगुलेटर होता है ना, ठीक है, तो वो उसकी परमिशन चाहिए होती है। जैसे मान लीजिए कुछ नया IPO ला रहे हैं, तो उनकी परमिशन लगती है। सेकेंडरी मार्केट में देखिए क्या होता है, इज़ अ मार्केट वेयर एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ ऑफ कंपनीज कैन बी ट्रेडेड, यानी कि जो चल रहा है वही इसमें रहता है। इट इज़ नोन एज स्टॉक मार्केट, ठीक है, और स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, इट प्लेज एन इक्वली इंपॉर्टेंट रोल इन मोबिलाइजिंग द लॉन्ग टर्म फंड्स बाय प्रोवाइडिंग द नेसेसरी लिक्विडिटी टू holdings in shares and debentures. An active secondary market facilitates the growth of the primary market, as the investors in the primary market are assured of a continuous market for liquidity of their holding। थोड़ा सा समझ लेके देखिए, ये जो सेकेंडरी मार्केट है, ये प्राइमरी मार्केट को एक तरह से क्या करता है, फैसिलिटेट करता है, एक एक्टिव सपोर्ट भी करता है कि ये फ्लरिश हो, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। ठीक है, देखिए थोड़ा एग्जांपल जान लेते हैं इसमें।
फॉर एग्जांपल शेयर्स ऑफ आईटीसी, सभी को पता है, कंपनी का नाम जानते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स वो बनाती है, ठीक है। शेयर्स ऑफ आईटीसी विच इज़ ऑलरेडी लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज आर बीइंग बॉट एंड सोल्ड बाय द पीपल। सबको पता है कि स्टॉक एक्सचेंज में क्या होता है, उनके शेयर्स लिस्टेड होते हैं, ठीक है। कंपनीज भी लिस्टेड होती हैं एक तो, और शेयर्स भी उनके लिस्टेड होते हैं, ठीक है। अब देखिए प्राइमरी मार्केट में क्या क्या होता है। सिक्योरिटीज़ शेयर्स आर सोल्ड बाय द न्यू कंपनीज, में न्यू कंपनीज होती हैं। इधर क्या होता है, ओनली एग्जिस्टिंग शेयर्स आर ट्रेडेड सेकेंडरी मार्केट में, ओके। थर्ड पॉइंट क्या है, ओनली बाइंग ऑफ सिक्योरिटीज टेक्स प्लेस, यानी कि यहाँ पे प्राइमरी मार्केट में बाइंग हो रही है, केवल खरीदा जा रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, सेकेंडरी मार्केट में बोथ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज टेक्स प्लेस, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या है, द प्राइस ऑफ द सिक्योरिटीज इज डिसाइडेड बाय द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी विद ड्यू कंप्लायंस विद द सेबी रिक्वायरमेंट्स। देखिए यहाँ पे जो प्राइमरी मार्केट में है, तो प्राइस कैसे डिसाइड हो रहा है, एक तो जो कंपनी का मैनेजमेंट है वो तय करता है, किससे कंप्लायंस करके, यानी किस एक तरह से उनकी सहमति से, किनकी, सेबी की, जो आपके यहाँ पे रेगुलेटर हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, सेकेंडरी मार्केट द प्राइस ऑफ द सिक्योरिटीज इज डिटरमाइंड बाय द डिमांड एंड सप्लाई। सभी को पता है डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट, नहीं पता है तो मैं आगे कभी समझाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई की वजह से ये सारा फ्लक्चुएट करता है और इससे प्राइस डिटरमाइन होता है, ठीक है, ओके फाइन, समझ में आ रहा है, ठीक है। आगे जानते हैं प्राइमरी मार्केट में अब क्या हो रहा है, देयर इज़ नो फिक्स जोग्राफिकल लोकेशन फॉर द न्यू इशू मार्केट। यहाँ पे कोई फिक्स जोग्राफिकल नई लोकेशन होती है। यहाँ पे क्या है, सेकेंडरी मार्केट में दे आर लोकेटेड एट स्पेसिफाइड प्लेसेस, यानी कि उनका स्पेसिफाइड प्लेस होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एनएससी इज सिचुएटेड इन मुंबई, ये सभी को पता है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी जो होता है कहाँ पे है, मुंबई में है। बहुत सारी मूवीज़ भी इस पर देखिए बनी हुई है, ठीक है। प्राइमरी मार्केट में देखिए मेजर प्लेयर्स इन द प्राइमरी मार्केट आर मर्चेंट बैंक्स, अंडर राइटर्स, पोर्टफोलियो मैनेजर्स, म्यूचुअल फंड्स एंड इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स। अब देखिए अंडर राइटर का मीनिंग जान लीजिए क्या होता है, मैंने स्पेशली लिखा हुआ है इसके लिए क्योंकि मैंने सर्च किया था। तो अंडर राइटर इज एन पार्टी यूजली अ मेंबर ऑफ अ फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन दैट इवेल्युएट्स एंड एज्यूम्स अनदर्स पार्टीज risk in mortgages, insurance, loans or investment for a fee in the form of a commission, premium, spread और interest। देखिए अंडरराइटर एक कोई पार्टी होती है, उसका काम क्या होता है, ठीक है। मैं एक तो पहली बात, ये मेंबर के होते हैं, एक फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट के मेंबर्स होते हैं जो कि इवेल्युएट करते हैं अनदर पार्टी का रिस्क। जैसे मान लीजिए किसी ने कुछ मॉर्गेज किया है तो उनका असेसमेंट रहता है, उनका एक तरह से, ठीक है। इंश्योरेंस से मान लीजिए किसी ने इन्वेस्ट, तो वो उसी में फिर वो सब चीज़ करके उसी में से वो कमीशन निकालते हैं, इसीलिए उनको अंडरराइटर कहा जाता है, मतलब उनका एक रोल होता है, ठीक है, ओके फाइन। और ये देखिए यहाँ पे मेजर प्लेयर्स प्राइमरी मार्केट में कौन कौन लोग हैं, मर्चेंट बैंक्स हैं, अंडरराइटर्स हैं, पोर्टफोलियो मैनेजर्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे सेकेंडरी मार्केट में क्या है, ये स्टॉक ब्रोकर्स का नाम आपने सुना होगा ना। जैसे आप कहीं कमरा लेने जाते हैं तो ब्रोकर्स ही दिखाते हैं ना कमरा, उनको कमीशन फिक्स होता है। जैसे यहाँ पे भी वही चीज़ है, ब्रोकर्स भी यहाँ होते हैं, ठीक है, ओके ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा हम क्या जानेंगे, फंड रेजिंग इन द प्राइमरी मार्केट कैसे होता है। तो हमने बताया इनिशियल पब्लिक ऑफर, आईपीओ सभी लोग जानते हैं। तो ये क्या होती है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग इज़ द प्रोसेस बाय विच अ प्राइवेट कंपनी, न्यू यंग कंपनी या ओल्ड कंपनी हो सकती है, कैन गो पब्लिक बाय सेल ऑफ इट्स स्टॉक टू द जनरल पब्लिक। यानी कि एक तरह से आप ऑफरिंग का मतलब समझ ही रहे हैं कि वो कुछ ऑफ़र कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होता है इसमें, ये एक प्राइवेट कंपनी हो सकती है, न्यू यंग कंपनी भी हो सकती है, तो वो पब्लिकली चले जाते हैं, सेल करते हैं अपने स्टॉक्स को टू द जनरल पब्लिक, ओके। सिंपली पुट, तो कैसे, व्हेन एन अनलिस्टेड कंपनी, यानी अभी वो लिस्ट नहीं है, कंपनी विच इज़ नॉट लिस्टेड इन द स्टॉक एक्सचेंज डिसाइड्स टू रेज फंड्स through the sale of securities or shares for the first time to the public, it is called an IPO. In other words, IPO is the selling of securities to the public in the primary market, यानी प्राइमरी मार्केट में IPO होता है, ठीक है। The company which offers its shares is known as issuer। जो कंपनी अपने शेयर्स को ऑफर कर रही है उसको इशूअर बोलते हैं, ठीक है। A company that is offering its shares to the public is not obliged to repay the capital to the public investors after the IPO company becomes a listed company।
After listed on stock exchange, the company becomes a public traded company, and the shares of the firm can be traded freely in the open market. These shares can be further sold by the investors through secondary market trading. देखिए दोनों का रोल है, ठीक है. पहले क्या होता है कि मान लीजिए लिस्ट जब कर देते हैं, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज में ही लिस्ट होती है, तो कंपनी क्या है, पब्लिक ट्रेडेड कंपनी बन जाती है. और फिर इसके जो शेयर्स होते हैं तो वो फ्रीली क्या होते हैं, ट्रेड उनका होता रहता है, ओपन मार्केट है ही, ठीक है. फिर इस फर्दर क्या होता है, इन्वेस्टर्स भी सेल करते हैं इसका शेयर्स को, फर्दर इन्वेस्टर्स भी शेयर करते हैं, सोल्ड करते हैं एक तरह से. और ये कहाँ होता है, सेकेंडरी मार्केट, इसमें फिर इसका रूल आ जाता है. ओके, अब देखिए इसमें एक वर्ड आ रहा है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, यानी कि इसको FPO भी कहा जाता है शॉर्ट में. इफ़ अ कंपनी हैड ऑलरेडी इशूड IPO शेयर्स previously and is again issuing more additional shares to obtain more capital, then it is called FPO. जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, वो पहले IPO कर चुकी है, यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कर चुकी है, फिर और क्या करती है, और एडिशनल शेयर्स को वो क्या कर रही है, सेल कर रही है उसका, ठीक है. तो इसी को फिर क्या कह दिया जाता है, FPO कह दिया जाता है. जैसे एग्जांपल लेते हैं, कोटक बैंक इज़ ऑलरेडी लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज. Now if it issues more new shares, it will be called as follow on public offer, यानी FPO. समझ में आ गया. अब देखिए नेक्स्ट एक टॉपिक है प्रेफरेंशियल इश्यूज. तो क्या है, when an unlisted company offers issues of shares or convertible securities to a select group of investor, it is known as preferential issues. इसमें बता रहे हैं कोई अनलिस्टेड कंपनी है तो वो क्या कर रही है, अपने शेयर्स को ऑफ़र कर रही है, या ये जो शेयर्स हैं ये कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज़ भी हो सकते हैं. किसको कर रही है, एक सेलेक्ट ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स को कर रही है. तो इसी को क्या कह दिया जाता है, प्रेफरेंशियल इश्यूज, यानी कि उसने पहले से सेलेक्ट कर रखा है, इसलिए प्रेफरेंशियल वर्ड आ गया. अ पर्सन होल्डिंग प्रेफरेंशियल शेयर्स हैज़ द राइट टू बी पेड फ्रॉम कंपनी एसेट्स बिफोर कॉमन स्टॉक होल्डर्स. इफ द कंपनी गोज इन टू बैंक्रप्सी, they usually do not have voting rights and rewarded by only by the dividends. ठीक है. अब राइट्स इशू क्या होते हैं वो जान लेते हैं. तो ये क्या होता है, इट इज़ एन ऑफर ऑफ न्यू सिक्योरिटीज बाय अ लिस्टेड कंपनी टू इट्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स एट अ डिस्काउंटेड प्राइस. यानी कि राइट्स इशू का मतलब होता है यहाँ पे कि ये एक तरह का ऑफर है न्यू सिक्योरिटी का बाय अ लिस्टेड कंपनी. एक लिस्टेड कंपनी कर रही है टू इट्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, जो भी उसके शेयर होल्डर्स हैं एग्जिस्टिंग, एट अ डिस्काउंटेड प्राइस पे. ठीक है. अनलाइक IPO, यानी IPO को छोड़ करके अ राइट्स इशू इज़ नॉट ऑफर टू द पब्लिक, जनरल पब्लिक, बट ओनली टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर एग्जिस्टिंग होल्डिंग. जितनी उनकी होल्डिंग होती है उस हिसाब से उनको इशू किया जाता है. ठीक है. सेकेंडरी मार्केट देखिए जान लेते हैं क्या है. दिस इज द मार्केट वेयर द ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज इज डन, यानी कि यहाँ पे ट्रेडिंग होती है सिक्योरिटीज़ की. सेकेंडरी मार्केट कंसिस्ट ऑफ बोथ इक्विटी एज वेल एज डेट मार्केट. यानी इक्विटी समझ लीजिए कि एक तरह से एक शेयरिंग होती है उसमें. ओके. सेकेंडरी इशूज़ कह रहे कि आप जैसे आप समझ लीजिए इक्विटी, देखिए हम लोग लॉ में भी पढ़ते हैं, तो इक्विटी का मतलब होता है सपोज दैट दो लोग हैं, प्रॉपर्टी है उनके पास. ठीक है. तो लॉ ये कहता है कि मान लीजिए एक कोई A व्यक्ति है, एक कोई B व्यक्ति है. ठीक है. B व्यक्ति बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं अपने व्यवसाय में. ठीक है. और उस व्यवसाय को बढ़ा रहे हैं, उस प्रॉपर्टी को और आगे बढ़ा रहे हैं. A उतना हद तक नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इक्विटी का लॉ कहता है कि बराबर ही उनमें बटेगा. ठीक है. इस तरह से होता है. यहाँ पे इकोनॉमिक्स में इक्विटी का मतलब हम आगे जानेंगे. ठीक है. सिक्योरिटीज इशूड बाय द कंपनी फॉर द फर्स्ट टाइम आर ऑफर टू द पब्लिक इन द प्राइमरी मार्केट. सभी को पता है वंस द IPO इज डन एंड स्टॉक इज लिस्टेड, दे आर ट्रेडेड इन द सेकेंडरी मार्केट. यानी जहाँ पे प्राइमरी मार्केट अपना काम ख़त्म कर देती थी, सेकेंडरी मार्केट वहाँ पे आ जाती है. ठीक है. प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन द सेकेंडरी मार्केट वो जानते हैं. तो शेयर्स हैं, तो शेयर क्या होते हैं ये जानते हैं. तो कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू शेयर्स, यानी कि जो कैपिटल होती है कंपनी की वो डिवाइडेड होती है शेयर्स में. ठीक है. ईच शेयर फॉर्म्स अ यूनिट ऑफ ओनरशिप ऑफ द कंपनी and is offered for sale as to raise the capital for the company.
इन शॉर्ट शेयर्स आर यूनिट्स इनटू विच द टोटल शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड, यानी शेयर्स वो हिस्से हैं, एक तरह से एक यूनिट्स हैं जिस पे पूरा पूरा जो कंपनी बेस्ड होती है। ठीक है, मान लीजिए उसमें सपोज हम 50 शेयर ले रहे हैं, टोटल 50 शेयर्स हैं, तो ये जो 50 टोटल शेयर्स हैं उसी से पूरी कंपनी बन जाती है। ठीक है, ओके। वन शेयर इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द इंटायर शेयर कैपिटल। द शेयर होल्डर्स, इसमें फिर शेयर होल्डर्स भी होंगे, जो उन शेयर्स को होल्ड कर रहे होंगे उन्हीं को शेयर होल्डर्स कहा जाता है। रिसीव द डिविडेंड्स, तो डिविडेंड्स जो होता है वर्ड, वो इंटरेस्ट नहीं होता है, क्या होता है, एज रिटर्न फ्रॉम द कंपनी। दे ऑल्सो सफ़र लॉसेज इफ़ द प्राइस ऑफ शेयर्स गो डाउन, जब शेयर के प्राइसेस नीचे आते हैं तो फिर लॉसेज में भी जाते हैं। ठीक है, अब देखिए शेयर्स कितने कितने में डिवाइडेड हैं, तो सबको पता है इक्विटी शेयर्स हैं। दे गिव द शेयर होल्डर्स द पावर टू शेयर द अर्निंग्स यानी प्रॉफिट्स इन द कंपनी एज वेल एज वोट इन द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। डिविडेंड्स टू इक्विटी शेयर होल्डर्स डिपेंड अपॉन द प्रॉफिट एंड द कंपनी पॉलिसी। समझ में आ गया, बहुत सिंपल ही है। दे ऑल्सो शेयर द लॉस इफ एनी इंकर्ड बाय द कंपनी। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ऑन ओनली डिविडेंड्स, ये केवल डिविडेंड्स ही अर्न करते हैं, विच आर फिक्स्ड बट हैव नो वोटिंग राइट्स, इनको वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं। हाउएवर दे हैव द ओनरशिप इन द कंपनी बट दे कैन नॉट बी द पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट। दे रिसीव डिविडेंड्स फर्स्ट, that is before equity shareholders. When company is liquidated, preference shareholders are paid first, यानी इनको पहले मिलता है, इसीलिए preference shares बता रहे हैं। they are at lesser risk। ठीक है, ओके फाइन। डिविडेंड क्या होता है वो जान लेते हैं। अ डिविडेंड इज अ शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, यानी प्रॉफिट्स की ही एक तरह की शेयरिंग है। एंड रिटेन्ड अर्निंग्स दैट अ कंपनी पेज आउट टू इट्स शेयर होल्डर्स। ठीक है, समझ गए, फाइन। अब आते हैं डिबेंचर्स। डिबेंचर्स क्या होते हैं, दीज आर द डेट इंस्ट्रूमेंट्स विथ अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट इशूड बाय अ कंपनी टू रेज लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म लोन्स, यानी कि ये एक तरह से डेट इंस्ट्रूमेंट्स है, यानी कि ऋण होता है ना डेट, तो ये क्या है, फिक्स्ड रेट पे होते हैं, इसे कंपनी ही इशू करती है। तो क्या करने के लिए, लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म लोन्स के लिए। डिबेंचर्स आर यूजली रीपेएबल ऑन द मैच्योरिटी डेट, यानी ये रीपेएबल होते हैं, मैच्योरिटी इनका एक टाइम होता होगा, ठीक है, उस हिसाब से होता है। दे आर नॉट बैक्ड बाय एनी स्पेसिफिक सिक्योरिटी, इसके लिए कोई स्पेसिफिक सिक्योरिटी नहीं होती है। इंस्टेड द क्रेडिट ऑफ कंपनी इशूइंग द सेम इज द अंडरलाइंग सिक्योरिटी, यानी कि जो कंपनी इशू कर रही है वही एक तरह से सिक्योरिटी का भी काम करती है। मैनी इन्वेस्टर्स प्रेफर डिवेंचर्स बिकॉज इट जनरली ऑफर्स अ हायर इंटरेस्ट रेट दैन फिक्स्ड डिपॉजिट्स, यानी ये बहुत ज़्यादा अच्छे रेट्स पे आपको मतलब एक तरह से इंटरेस्ट रेट देता है, इसलिए इसको बहुत सारी कंपनीज एंड इन्वेस्टर्स प्रेफर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ₹100 डिवेंचर वॉज इशूड एट 6% रेट इंटरेस्ट रेट फॉर 6 months, देन आफ्टर 6 months द इन्वेस्टर विल गेट 106 रुपीज़ प्रिंसिपल अमाउंट एंड 6 रुपीज़ एज इंटरेस्ट, यानी 100 रुपीज़ उसका प्रिंसिपल अमाउंट था और 6 उसको इंटरेस्ट एक तरह से हुआ। तो फीचर्स क्या होते हैं डिवेंचर्स के वो जान लेते हैं। इट इज़ इशूड फॉर मीडियम टू लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए जो लोन्स होते हैं उनके लिए होता है। अ डिबेंचर होल्डर इज़ अ क्रेडिटर और लेंडर ऑफ द कंपनी, यानी ये जो डिबेंचर होल्डर होते हैं वो क्रेडिटर होते हैं, क्रेडिटर का काम करते हैं, या कंपनी के लेंडर होते हैं, यानी दूसरे लोग को चीज़ें देते हैं, लोन्स देते हैं, ये सब चीज़ें। द कंपनी इज़ लाइबल टू पे द डिबेंचर होल्डर अ स्पेसिफाइड अमाउंट विद इंटरेस्ट, ठीक है, कंपनी ही लाइबल होती है डिबेंचर होल्डर को स्पेसिफाइड अमाउंट देने के लिए और उसका इंटरेस्ट भी देने के लिए, ठीक है। डिबेंचर होल्डर्स डू नॉट गेट शेयर होल्डिंग एंड दे डू नॉट गेट एनी वोटिंग राइट इन द कंपनी एज वेल, ठीक है, इनकी शेयर होल्डिंग कंपनी में नहीं होती है और इनके पास वोटिंग राइट भी नहीं होता है कंपनी में, तो ठीक है। कॉमन टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स कितने टाइप के होते हैं, तो 4 टाइप्स के इन्होंने बताया है, कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल, रिडीमेबल और इरडीमेबल डिबेंचर्स। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस जान लेते हैं। तो कन्वर्टिबल देखिए क्या है, विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी एट अ फ्यूचर डेट, यानी कि ये इक्विटी शेयर्स में भी कन्वर्ट हो सकते हैं फ्यूचर डेट में, इसीलिए इनको कन्वर्टिबल बोल दिया गया है, ठीक है। इन्वेस्टर्स बेनिफिट फ्रॉम इंटरेस्ट पेमेंट्स एंड हैव द ऑप्शन टू कन्वर्ट द लोन इनटू इक्विटी टू पार्टिसिपेट इन द ग्रोथ ऑफ द कंपनी, ठीक है, समझ गए।
नॉन कन्वर्टेबल क्या है? दिस कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स। मोस्ट डिबेंचर्स इशूड बाय कंपनीज फॉल इन दिस कैटेगरी। ये कन्वर्टेबल नहीं होते हैं शेयर्स में, ठीक है, ओके। रिडीमेबल का मतलब होता है विच आर रिडीम्ड बाय द इशूअर एट मैच्योरिटी। दिस मीन्स द प्रिंसिपल अमाउंट अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट विल बी पेड एट मैच्योरिटी। यही बताया कि जब भी उसका उनका पेमेंट होगा तो उनको इंटरेस्ट भी मिलता है, ठीक है। जब भी वो रिडीम करेंगे, जो उन्होंने प्रिंसिपल अमाउंट लगाया होता है, सपोज 100 लगाए थे, 6% का इंटरेस्ट है तो 106 रुपये मिल रहे हैं, ठीक है। इरडीमेबल क्या है? विच आर नॉट रिडीम्ड बाय द इशूअर। दिस मीन्स दैट ओनली इंटरेस्ट एंड नॉट प्रिंसिपल अमाउंट विल बी पेड एट मैच्योरिटी। इसमें क्या हो रहा है? केवल इंटरेस्ट पे होगा, प्रिंसिपल अमाउंट नहीं पे होगा, ठीक है। आप थोड़ा सा जान लेते हैं शेयर्स और डिवेंचर में क्या डिफरेंस है। तो ये क्या होता है? शेयर में पार्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द कंपनी, डिवेंचर का मतलब है पार्ट ऑफ लोन ऑफ द कंपनी। ये लोन है, ये कैपिटल है। शेयर्स में क्या है? होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। जो इसके होल्डर्स होते हैं वही कंपनी के, वही जो होल्डर होंगे वही कंपनी के ओनर होते हैं शेयर्स के मामले में। और यहाँ पे क्या है? डिवेंचर्स क्या है? होल्डर्स आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। एक तरह से हमको क्रेडिट का काम करते हैं, क्रेडिट देने का काम करते हैं। तो यहाँ पे शेयर होल्डर्स में क्या है? पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी एंड कंट्रोल ऑफ द, ठीक है, इनके पास मैनेजमेंट का भी होता है। ये जो शेयर होल्डर्स होते हैं, यहाँ पे क्या होता है? शेयर होल्डर्स डू नॉट पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी एंड डू नॉट कंट्रोल द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, डिवेंचर्स के केस में, ठीक है। शेयर्स में क्या होगा? दे हैव वोटिंग राइट्स। यहाँ पे वोटिंग राइट्स डिवेंचर्स को नहीं होते हैं। शेयर्स में क्या होगा? डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स इज पेड एट वेरिएबल इंटरेस्ट, यानी रेट्स अफेक्टेड बाय द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। जो डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स होते हैं वो डिपेंड करता है कि कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया, उस हिसाब से इनको मिलता है। यहाँ पे क्या है? इंटरेस्ट इज पेड एट प्री डेटा, पहले से फिक्स कर दिया जाता है कि 6% है कि 7% है, ठीक है। अब कंपनी इसमें प्रॉफिट करे या लॉस करे कुछ भी मतलब नहीं है। थोड़ा सा बॉन्ड्स जान लेते हैं, फिर इसका समअप करते हैं। बॉन्ड क्या है? ये भी एक तरह का डेट इंस्ट्रूमेंट है थ्रू विच गवर्नमेंट एजेंसीज बोरो फंड्स फॉर अ डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम। एक डेफिनेट निश्चित समय के लिए बोरो करती हैं। कंपनीज भी हो सकती हैं, गवर्नमेंट से, ठीक है, एजेंसीज भी हो सकती हैं, ये सब चीज़ें। और इसमें देखिए फिक्स्ड रेट भी होता है और फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट भी होता है। फ्लोटिंग मतलब तैरता हुआ, बदलता रहता है, ठीक है, इस हिसाब से। बॉन्ड्स आर सिमिलर टू डिवेंचर्स, सिमिलर ही होते हैं डिवेंचर्स की से, बट द टर्म बॉन्ड इज जनरली यूज विद व्हेन सच सिक्योरिटी इशूड बाय द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटी देती है और बॉन्ड इशू करती है। हाउएवर इन इंडिया बॉन्ड्स एंड डिवेंचर आर इंटरचेंजेबल यूज्ड। बॉन्ड्स कैन बी सिक्योर्ड एज वेल एज अनसिक्योर्ड। बॉन्ड सिक्योर्ड भी हो सकता है, अनसिक्योर्ड भी हो सकता है, ठीक है, ओके फाइन। व्हेन बॉन्ड्स आर बैक्ड बाय अंडरलाइंग एसेट इट इज़ नोन एज सिक्योर्ड बॉन्ड, ठीक है। जहाँ पे अंडरलाइंग एक एसेट होगा तो वो सिक्योर्ड बॉन्ड हो जाता है। इट मीन्स दैट इफ अ कंपनी फेल्स टू रिपे द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द मैच्योरिटी ऑफ द बॉन्ड, देन द बॉन्ड होल्डर्स कैन स्टेक अ क्लेम टू अंडरलाइंग एसेट, यानी उन्हीं के पास चले जाएंगे कि आपने इस तरह सिक्योरिटी दी थी तो दीजिए हमें, ओके। अनसिक्योर्ड बॉन्ड्स आर नॉट बैक्ड बाय एनी एसेट, समझ गए, ओके। डिफरेंट टाइप्स ऑफ देखिए बॉन्ड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो कूपन बॉन्ड्स होते हैं, तो ये क्या होते हैं? आर द इंटरेस्ट रेट पेड ऑन बॉन्ड्स, द, ठीक है। बॉन्ड्स हैव डिटैचेबल कूपन्स आर कॉल्ड कूपन बॉन्ड्स। कूपन आर प्रेजेंटेड टू द इशूअर टू क्लेम द इंटरेस्ट, देयरफॉर द बॉन्ड इंटरेस्ट रेट इज कॉल्ड द कूपन रेट, समझ गए, ओके। जीरो कूपन बॉन्ड्स भी होते हैं, तो बॉन्ड डेट पेज जीरो इंटरेस्ट, ठीक है, समझ गए। म्यूनिसिपल बॉन्ड्स क्या हैं? दे आर डेट सिक्योरिटीज इशूड बाय द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, उन्हीं के नाम पे रख दिया गया इसलिए म्यूनिसिपल बॉन्ड, ठीक है, एक तरह से, ओके। एक सॉवरेन बॉन्ड भी है, तो ये क्या है? इट इज़ अ डेट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय द गवर्नमेंट टू मीट्स इट्स एक्सपेंडिचर। ये गवर्नमेंट ही इशू करती है ताकि अपने एक्सपेंडिचर को मीट आउट कर सके, ओके। सो देखिए इसमें एक टर्म आ रहा है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। दीज बॉन्ड्स आर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज डेट आर डिनोमिनेटेड इन गोल्ड ग्राम, गोल्ड के फॉर्म में होती हैं, इसीलिए गोल्ड बॉन्ड कहा गया है। दे आर द सब्सटीट्यूट्स फॉर होल्डिंग फिजिकल गोल्ड। एक तरह से ये आप रियल में गोल्ड होल्ड ना करके क्या कर रहे हैं एक तरह से वो सब्सटीट्यूट का काम कर रहे हैं। ये आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड रख लेंगे तो यही माना जाएगा कि आपके पास गोल्ड के बराबर का है, ठीक है। द गोल्ड बॉन्ड्स आर इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, अंडर द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्ट 2006 का है। दे आर इशूड बाय द आरबीआई, आरबीआई इशू करता है ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ में। बॉन्ड्स आर सोल्ड थ्रू कमर्शियल बैंक्स भी इसको करती हैं, स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, है ना,
डेजिग्नेटेड पोस्ट ऑफिसेस एंड रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंजेस। ओके फाइन। अब देखिए इसमें वर्ड आ रहा है ग्रीन बॉन्ड का। तो कब लॉन्च हुआ? वर्ल्ड बैंक ने ग्रीन बॉन्ड लॉन्च किया था 2007 में। तो इंडियाज़ फर्स्ट ग्रीन बॉन्ड वॉज इशूड या लॉन्च बाय यस बैंक इन 2015 में। यस बैंक ने सबसे पहले किया था। ब्रिक्स का नाम आप जान रहे होंगे, हमने जब इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस किया था तो उसमें वर्ल्ड ये आया था ब्रिक्स का। तो इसका ही न्यू डेवलपमेंट बैंक है इशूड। क्या इसने इशूड किया था? युआन डिनोमिनेटेड ग्रीन बॉन्ड्स इन 2016। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, इसको इरडा भी बोल देते हैं, IREDA। ठीक है। तो क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि इसने क्या किया था? इंडिया लॉन्च फर्स्ट इंडियाज फर्स्ट क्या मसाला बॉन्ड, आपने जाना होगा, एट लंदन स्टॉक एक्सचेंज इन 2018। गाज़ियाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जो कि उत्तर प्रदेश में होता है, गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश में ही है ना, तो उनका म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने इशूड द फर्स्ट एवर ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड इन इंडिया इन 2021। ओके, ग्रीन बॉन्ड क्या है थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर यहीं पे सम अप कर देते हैं। अ ग्रीन बॉन्ड इज अ डेट इंस्ट्रूमेंट विद विच कैपिटल इज बीइंग रेज्ड टू फंड ग्रीन प्रोजेक्ट्स। ठीक है, विच टिपिकली इंक्लूड दोज रिलेटिंग टू रिन्यूएबल एनर्जीज, जैसे कि क्लीन ट्रांसपोर्टेशन, सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें। ठीक है। मसाला बॉन्ड्स क्या हैं? दीज आर रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स डेट आर इशूड आउटसाइड इंडिया टू रेज फंड्स फ्रॉम फॉरेन इन्वेस्टर्स। यानी आउटसाइड इंडिया ये रेज किया जाता है ताकि इसमें क्या करें, फॉरेन इन्वेस्टर्स को एक तरह से चपत दी जा सके। ठीक है। बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एंटिटीज कैन इशू दिस बॉन्ड। ये ठीक है कि कर सकती है, गवर्नमेंट भी कर सकती है, प्राइवेट एंटिटीज भी कर सकते हैं। द नेम मसाला इज केप्ट टू स्टिमुलेट द कल्चर एंड कुजीन ऑफ इंडिया ऑन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। ठीक है। ओके फाइन। अब वर्ल्ड बैंक सिस्टर एजेंसी कौन है? इंडियन इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लॉन्च द मसाला बॉन्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2014 में। ठीक है। एज द मसाला बॉन्ड आर इशूड डायरेक्टली इन इंडियन रुपीज़, currency exchange rate risk are borne by the international investors and not the Indian borrowers। Indian borrowers को कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे, इंटरनेशनल लेवल पे जो इन्वेस्टर्स हैं वही ये सब इसका जोखिम लेते हैं। इशू ऑफ मसाला बॉन्ड्स क्रिएट्स डिमांड फॉर रुपीज़ एंड दस हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग द डिप्रिशिएशन ऑफ द करेंसी। एक तरह से वो डिमांड क्रिएट करती है। इससे क्या होता है कि डिप्रिशिएशन, जो हमारी करेंसी का जो डिप्रिशिएशन होता है, यानी उसकी जो डेप्रिशिएशन का मतलब ये समझ लीजिए गिरावट एक तरह से, ठीक है, वो नहीं होता है फिर। तो फॉर एक से थोड़ा एग्जांपल जान लेते हैं। तो इंडियन कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल, सबको पता है, इशूज़ मसाला बॉन्ड्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका टू रेज मनी। यानी कि उसने क्या किया, वहाँ इशू किया अमेरिका में, ताकि क्या किया, मसाला बॉन्ड को इशू किया, रेज किया, मनी इससे आया। ठीक है। द इन्वेस्टर इन द US विल हिमसेल्फ कन्वर्ट द डॉलर इनटू रुपीज़ फॉर इन्वेस्टिंग इन दिस बॉन्ड। ठीक है। The sale would repay the amount on maturity in rupees only. This way the exchange rate risk will be transferred from issuer of the bond to the investor के पास चला जाता है। ठीक है। फैक्ट्स रिलेटेड टू मसाला बॉन्ड थोड़ी ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछा गया है, इसलिए मैं इस पर थोड़ा फोकस कर रही हूँ, इसको जान लेते हैं। इन 2015 RBI अलाउड इंडियन एंटिटीज़ टू लॉन्च सच मसाला बॉन्ड्स। यानी RBI ने ही इंडियन एंटिटीज़ जो बाहर रह रही हैं विदेशों में, उनके लिए क्या किया कि मसाला बॉन्ड्स के लिए कहा कि उसको अलाउ किया। इन 2017 नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे NHAI शॉर्ट में कहा जाता है, ऑल्सो इशूड मसाला बॉन्ड्स इन लंदन स्टॉक एक्सचेंज टू मोबिलाइज मनी फॉर इंडियन हाईवे प्रोजेक्ट्स। ठीक है, समझ गए। इन 2019 केरला बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू इशू मसाला बॉन्ड्स। इट्स केरला इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड इशूड मसाला बॉन्ड एट द लंदन स्टॉक एक्सचेंज। ब्लू बॉन्ड देखिए क्या है, इट इज़ a debt instrument issued by the governments, development banks, the sector to raise capital from investors to finance marine and ocean based project। ब्लू नाम से वाटर से आ रहा है, तो ऐसे प्रोजेक्ट जो मेरीन से रिलेटेड हैं या ओशन से रिलेटेड है उनके लिए ब्लू बॉन्ड इशू किए जाते हैं। समझ गए। ओके। Seychelles became the first country in the world to launch sovereign blue bonds। It will help in expansion of marine protected areas, improved governance of प्रायोरिटी फिशरीज एंड द डेवलपमेंट ऑफ Seychelles ब्लू इकॉनमी। ओके फाइन। अब देखिए इसमें एक वर्ड और आ रहा है तो जान लेते हैं, सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड। तो इसके क्या होता है, इट
also called pay for success bond or pay for success financing. It is basically a contract with public sector authority where it pays for better social outcomes. It is a form of outcome based contracting. It aims at improving social outcome for a specific group of citizens. For example, the World Bank, ठीक है, UN Women, a United Nations entity dedicated to gender equality and empowerment of women and small industries, यानी SIDBI आप जान ही रहे होंगे, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, हैव कम टुगेदर टू लॉन्च अ 5-year टेन्योर वुमेंस लाइवलीहुड बॉन्ड, ठीक है, ताकि उनकी वुमेन की अपलिफ्टमेंट के लिए एक तरह से ये इशू किया गया. द प्रोसीड्स फ्रॉम दीज सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड्स विल बी यूज टू हेल्प द रूरल वुमेन इन द कंट्री पुअरेस्ट स्टेट्स. ठीक है, इन्होंने किया सारा चीज़. देखिए सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड्स क्या इनके फीचर्स होते हैं. दे ऑपरेट ओवर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, एक फिक्स पीरियड इनके लिए रखा जाता है. दे डू नॉट प्रोवाइड अ फिक्स रेट ऑफ रिटर्न, इसमें फिक्स रेट ऑफ रिटर्न नहीं होता है. द आउटकम ऑफ द सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड इज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन द सक्सेस ऑफ द सोशल मतलब जो भी प्रोजेक्ट लेके, मान लीजिए सोशल से रिलेटेड कोई भी प्रोजेक्ट लेके चल रहे हैं, सामाजिक जो भी वो उत्थान करना चाह रहे हैं किसी भी एरिया में, तो उसके लिए जो उसके आउटकम पे बेस्ड होता है. दे आर नॉट अफेक्टेड बाय वेरिएबल सच एज री इन्वेस्टमेंट रिस्क, इंटरेस्ट रेट, ठीक है, मार्केट रिस्क, ये सारे रिस्क उसमें नहीं होते हैं. दे आर सब्जेक्टेड टू इन्फ्लेशन रिस्क, लेकिन इस इन्फ्लेशन रिस्क होता है. इट इज़ हार्ड टू डिटरमाइन द सक्सेस ऑफ सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड एज दे आर बेस्ड ऑन सोशल इम्पैक्ट्स. इलेक्टोरल बॉन्ड आपने बहुत सुना होगा, बहुत चर्चा में था, थोड़ा सा जान लेते हैं. इलेक्टोरल बॉन्ड इज़ अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट फॉर मेकिंग डोनेशंस टू पब्लिक पार्टीज, सभी को पता है. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज ऑथराइज टू इशू इन कैश दिस बॉन्ड्स, यानी SBI को ही अथॉरिटी बनाया गया था कि ये इन कैश करेंगी. विच आर वैलिड फॉर 15 days के लिए वैलिड होता है फ्रॉम द डेट ऑफ इशू, जब से इशू किया गया है तब से 15 दिन तक के लिए. दीज बॉन्ड्स आर ओनली रिडीमेबल इन द डेजिग्नेटेड अकाउंट ऑफ अ रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी. उन्हीं को जिनके लिए इशू किया गया, मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी के लिए इशू किया गया, तो 15 दिन के अंदर उनको उसको लेना होता है, रिडीम करना होता है. ठीक है, दीज बॉन्ड्स आर अवेलेबल फॉर परचेज बाय द एनी सिटीजन ऑफ इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 10 days के लिए अवेलेबल होता है. ईच इन द मंथ्स ऑफ जनवरी, अप्रैल, जुलाई एंड अक्टूबर एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. हाउएवर ड्यूरिंग लोकसभा इलेक्शन ईयर इट कैन सेल फॉर अनदर 30 days के लिए भी कर दिया गया था जब लोकसभा इलेक्शन होने वाले थे. अ पर्सन बीइंग एन इंडिविजुअल कैन बाय बॉन्ड्स आइदर सिंगली और जॉइंटली विद अदर इंडिविजुअल. कोई भी दो लोग भी आ सकते हैं, सिंगली भी कर सकते हैं, साथ में भी बॉन्ड खरीद सकते हैं. द डोनर्स नेम इज़ नॉट मैंशन इन द बॉन्ड, डोनर का नेम नहीं मैंशन होता है, गुप्त रखा जाता है. इलेक्टोरल बॉन्ड्स कैन बी डोनेटेड ओनली टू पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, यानी कि उन्हीं को इशू किया जा सकता है जो पार्टीज रजिस्टर्ड हैं. ठीक है, कहाँ पे, जो हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है 1950 उसके तहत. एंड विच हैज़ सिक्योर्ड 1% और लेस देन 1%, ठीक है, वोट्स पोल्ड इन द लास्ट लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शंस. ठीक है, फाइन, आज यहीं तक रखते हैं. ओके, मैंने मेजर इसमें कंप्लीट कर दिया है. नहीं समझ में आया दोबारा वीडियो देखिए और इसको समझिए. ठीक है, इसलिए देखिए कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे फोकस करिए. कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा तो आपके लिए हर चीज़ ईजी हो जाएगी. ठीक है, कल मिलते हैं, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करिए. हैव अ नाइस